तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला लेक्चर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में। अभी तक 3 लेक्चर से कंप्लीट हो रहे हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर होगा और ये आखिरी लेक्चर होगा। इसी में आपका ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले 12 तक मैंने क्या पढ़ा दिया था। तो 12 तक मैंने आपको ये सवाल सॉल्व कराया था, जिसके बाद मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें सॉल्व कराई थी, है ना। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ओके ठीक है, यही वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था। चलिए अब एक नन्हा सा क्वेश्चन और है, इसको भी समझते हैं। नंबर ऑफ यूनिट निकालने वाला सवाल है। मैंने देखिए आपको कहा था कि जब भी कभी आप लोगों को नंबर ऑफ यूनिट निकालना होता है, नंबर ऑफ यूनिट निकालना होता है, तो हम लोग हमेशा ना वाट ऊपर रखते हैं और उसमें इंटू घंटे कर देते हैं और डिवाइड बाई बताइए कितने कर देते हैं 8000। सर इसी से हम नंबर ऑफ यूनिट निकाल लेते हैं, जिसको आप किलोवाट आवर भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि 100 वाट के 5 बल्ब है, 100 वाट के 5 बल्ब है और कितने घंटे जलते हैं सर 4 घंटे जलते हैं। तो 100 वाट के 5 बल्ब, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 गुणे 5। कितने घंटे चलते हैं सर 4 घंटे जलते हैं, 4 घंटे जलते हैं। अब इन्होंने ये बोला है तब अगस्त के महीने में कितने यूनिट बिल होगा। तो अगस्त के महीने में दिन भी तो होते हैं, तो तुम्हें दिन से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है भाई। एक दिन में 4 घंटे जलते हैं, तो अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं। तो अगस्त के महीने में जुलाई और अगस्त दोनों 31 होता है, तो अगस्त में 31 दिन होते हैं, इसलिए मैंने 31 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा 8000 करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर क्या किया आप समझ पा रहे हो रे, मैंने वाट आवर डिवाइड बाई 8000 किया। वाट 100 वाट के 5 बल्ब, इसलिए 100 गुणे 5, डेली 4 घंटे 31 दिन में 31 गुणे 4 कर दिया। हाँ। तो बच्चों अगर मैं देखूं तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल है ना, यहाँ ऊपर तो 2 जीरो थे बच्चों, 5 तो 20 में भी तो 1 जीरो होगा, तो सिर्फ 2 बचेगा और 31 दूनी 62, यानी आंसर जाएगा 62 यूनिट के साथ। तो जो भी आपका बिल होगा, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों बिल आएगा वो कितने यूनिट का आएगा सर 62 यूनिट का आएगा, है ना। तो कई बार ऐसे सवाल बनते बिल निकालने वाले। अब कई बार ये होता है कि 1 यूनिट का बिल आपको बता दिया जाता है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि बताइए 1 यूनिट का बिल कितना होना या 1 यूनिट का चार्ज कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट का चार्ज 10 रुपए है, 10 रुपए। तो बताइए 62 यूनिट का कितना बिल हो जाएगा। तो कह देना 62 यूनिट का बिल निकाला जाएगा तो 62 गुणे 10 हो जाएगा। तो फाइनली बताइए कितना हो जाएगा 620 रुपए। इसका सही आंसर हो जाएगा 620 रुपए। बताइए, तो ऐसे सवाल आपको लगाने आने चाहिए, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आहा, अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग शुरू हो जाती है। अभी तक जिस तरीके से हमने पावर का उसका रेजिस्टेंस का कनेक्शन देखा था, सेम तरीके से हमें किसका कनेक्शन देखना बच्चों, पावर का कनेक्शन, ठीक है। तो शक्ति से संबंध क्या है, यानी अगर हम लोग 2 बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो नेट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 बल्ब को समांतर में जोड़ते हैं तो नेट पावर कितनी होनी चाहिए। देखो ध्यान देना सब लोग। मान लीजिए मेरे पास ये 2 बल्ब है, पहला बल्ब ये और दूसरा बल्ब ये, और ये दोनों बल्ब को हमने किस में जोड़ दिया बच्चों, सीरीज में जोड़ दिया, ऐसे सीरीज में, ये सीरीज में। पहला बल्ब जो पावर दे सकता है वो P1 दे सकता है, दूसरा बल्ब P2। तो बताइए इनको सीरीज में जोड़ने पर नेट पावर कितनी मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। या फिर हो सकता है कि ऐसे सवाल पूछ लिया जाए कि मेरे पास फिर से 2 बल्ब है, दोनों बल्ब को मैंने समांतर में जोड़ दिया। सर दोनों बल्ब को मैंने कैसे जोड़ दिया, दोनों बल्ब को समांतर में जोड़ दिया। पहला वाला बल्ब ये रहा, दूसरा वाला बल्ब ये रहा, और इन दोनों को मैंने कैसे जोड़ दिया सर, समांतर में जोड़ दिया। ये देखो, तो बताइए समांतर में जोड़ने पर इनके द्वारा जो नेट पावर मिलेगी वो नेट पावर कितनी होनी चाहिए, ऐसे सवाल पूछा जाएगा। तो सीरीज में जोड़ने पर नेट पावर कितनी मिलती है और समांतर में जोड़ने पर नेट पावर कितनी मिलती है, ये समझना। तो देखो श्रेणी क्रम की बात कर देते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी कभी बल्ब की डिजाइन होती है, बल्ब की डिजाइन होती है, तो बल्ब की डिजाइन के लिए जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताइए पावर जो है वो रेजिस्टेंस के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको एक बात पता है यहां पर कि अगर मैं इन पावर को, इन बल्ब को 2 बल्ब ना मान के 2 रेजिस्टेंस मान लूं, 2 बल्ब ना मान के क्या मान लूं बच्चों, 2 रेजिस्टेंस मान लूं, तो आप मुझे बताओ 2 रेजिस्टेंस मान लिया जाए तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज में कितना होता है। कहना सीरीज में नेट रेजिस्टेंस हो जाता है सर R1 प्लस R2। बताइए सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, R1 प्लस R2।
ओके, और पावर रेजिस्टेंस की भी तो मान पाती है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अगर मैं यहां पर नेट पावर पूछूं कितनी हो जाएगी, तो नेट पावर निकालने के लिए हो जाएगा सर 1/P1 प्लस 1/P2। नेट पावर निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/P1 इज इक्वल टू 1/P2, ठीक है, प्लस 1/P2। बताइए बात समझ आएगा? तो आप इसको ऐसे ही याद करो, तो जो फॉर्मूला जो है रेजिस्टेंस का आता है बस उसका उल्टा कर दीजिए। चलिए समांतर की बात करते हैं, तो फिर से वही सेम काम, अगर मैं समांतर वाला कनेक्शन निकालूं तो इन दो पावर को दो रेजिस्टेंस मान लूं, दो रेजिस्टेंस मान लूं, और आपको पता है कि अगर इन दोनों को मैंने रेजिस्टेंस मान लिया बच्चों, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, कह देना नेट रेजिस्टेंस हो जाता है कितना 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 कितना, तो कह देना 1/R1 या R1R2 डिवाइड बाई, ऐसे करिए ऐसे ना कीजिए, नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस होता है समांतर में। लेकिन सर पावर तो रेजिस्टेंस की उल्टी है, तो उल्टी है तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर नेट पावर बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए P1 प्लस P2, सबका मैंने उल्टा ही कर दिया। क्लियर है? तो बल्बों का सीरीज कनेक्शन और बल्बों का पैरेलल कनेक्शन, यानी अगर दो पावर सोर्सिंग डिवाइस सीरीज में जोड़ी हैं तो बताइए नेट पावर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, समांतर में जोड़ी है तो नेट पावर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। बस आप रेजिस्टेंस का उल्टा कर दीजिए, उसके अलावा कोई काम ही नहीं करना है यार, है ना। चलो, और मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिए आपको, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग बच्चों आ जाती है, इस हेडिंग का नाम होता है अमीटर। अब है क्या, ये हमारी कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज होते हैं। आपने गैल्वेनोमीटर का नाम सुना होगा। गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं कि अमीटर भी बनाते हैं, वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग अमीटर कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ये सारी चीजें लिख जरूर दी हैं, लेकिन मैं ये सब बताने भी वाला हूं कि ये सब आया कैसे। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, हर चीज आपको जवाब मिलेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास सर मेरे पास एक ये रजिस्टेंस है, मेरे पास ये एक रजिस्टेंस है, एकदम ध्यान सुनना। और इस रजिस्टेंस को मैंने थोड़ी देर लिए कि 10 ओम मान लिया। कितना ओम मान लिया? 10 ओम। तो बच्चों एक बात बताइए, 10 ओम मान लिया और मैंने यहां पर लगा दी एक बैटरी। क्या लगा दी? एक बैटरी। तो अगर मैं यहां पर एक बैटरी लगा देता हूं तो इस बैटरी को मैंने कितना मान लिया, रजिस्टेंस को मैं मान लूं 4, चलो बैटरी मान लेते हैं पहले 12 वोल्ट की, ठीक है, बैटरी मान लेते हैं 12 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस मान लेते हैं तुम्हारा 4 ओम का, रेजिस्टेंस मान लेते हैं 4 ओम का। तो मैंने कहा कि मेरे पास चलो एक रेजिस्टेंस है और बैटरी मैंने 12 वोल्ट की लगा दी। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कितनी धारा बहेगी। तो मेरे हिसाब से सब लोग इस धारा का मान बता सकते हैं, जितने ही बच्चे हैं। तो 60 के सब लोग बताओ धारा का मान क्या हो जाएगा, तो कह देना नेट वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो धारा का मान आ जाएगा 3 एम्पियर। मैंने कहा वेरी गुड, धारा का मान 3 एम्पियर आ जाएगा। बट आपने ये धारा का मान 3 एम्पियर जो निकाला, ये फॉर्मूले से निकाला। कैसे निकाला? फॉर्मूले से। मुझे डिवाइस से चाहिए कि कोई ऐसी डिवाइस बन जाए जो मुझे ये धारा का मान बता ही सके, मुझे बार बार फॉर्मूला न लगाना पड़े। तो मैंने क्या किया कि चलो ठीक है एक डिवाइस बनाते हैं, उस डिवाइस का नाम है अमीटर। क्या नाम है? अमीटर। तो मैंने इसमें बीच में क्या किया बच्चों, मैंने इसके बीच में अमीटर लगा दिया, ये मैंने लगा दिया अमीटर। ओके, तो ये मैंने यहां पर फिट कर दिया अमीटर। अमीटर को ऐसे ए से शो करते। तो बच्चों मैंने अमीटर लगा दिया। अमीटर क्या करेगा कि रेजिस्टेंस में जाने वाली धारा को माप लेगा और मापने के बाद बता देगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अमीटर को परपथ में कैसा लगाया जाता है। तो कह देना अमीटर को परपथ के सीरीज में लगाया जाता है। अमीटर को परपथ के सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि हमें इसी परपथ में यानी इसी प्रतिरोध में धारा मापनी है। तो इसी प्रतिरोध में धारा मापनी है, इसीलिए इसके सीरीज में लगाना है। भाई सीरीज में धारा समान होती है, तो धारा मापनी है तो सीरीज में लगाओ ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि अमीटर से मापा क्या जाता है। तो कह देना सर अमीटर से मापा जाता है धारा, और
दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अमीटर लगाया कैसे जाता है, तो कह देना परपथ के सीरीज में लगाया जाता है। देखो अमीटर कैसा लगाया जाता है, तो कह देना परपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब अमीटर से मापी क्या जाती है, तो कह देना अमीटर से मापी जाती है धारा, और परपथ लगाया जाता है सीरीज में। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो अमीटर होता है सर, ये अमीटर होता है, इसका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मैंने कहा हाँ यार हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर इसका रेजिस्टेंस मैं 2 ओम मान लूं, कितना मान लूं, 2 ओम, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर इसका रेजिस्टेंस 2 ओम मान लूं, तो बताइए धारा कितनी मिल जाएगी, तो कह देना 12 वोल्ट तो पहले से ही था, रेजिस्टेंस 4 और 2 6 हो गया, तो धारा मापने गए तो ये देखिए 2 एम्पियर की धारा आ रही। कहना सर ये तो गड़बड़ी हो रही, धारा का मान तो 3 एम्पियर का आना चाहिए, बट इसके खुद के रेजिस्टेंस की वजह से धारा का मान आ गया मेरा 2 एम्पियर। मतलब ये तो वही बात हो रही कि मुझे खाने थे समोसे खाने का मन था, और 10 रुपए के 2 समोसे थे, मेरे पास 10 ही रुपए थे। मैंने कहा दोस्त तो जा ले आ समोसे। दोस्त गया तो समोसे लेने फिर वो 2 समोसा नहीं ले आया, वो एक ही समोसा मेरे लिए लेके आया। मैंने कहा भाई 10 के तो 2 मिलते हैं, 1 क्यों लाया? कहने लगा भाई 1 तो मैं भी खाऊंगा, 1 तो मैं भी खाऊंगा। तो अमीटर ने लगाया, तो अमीटर ने धारा तो मापी, लेकिन अमीटर ने धारा का मान कम भी कर दिया। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि अमीटर मेरा ये ऐसा होना चाहिए सर, ये अमीटर मेरा ऐसा होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस 0 से 0 हो या फिर बहुत कम हो। बताओ मेरा दोस्त, वो ऐसा होना चाहिए जो समोसा खाए तो कम से कम खाए, आधा खा लेता, आधे से आधा खा लेता, फिर भी मुझे फायदा मिल जाता। समझे बात को? तो अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि अमीटर का आदर्श प्रतिरोध कितना होना चाहिए? कह देना 0। अगर यह आदर्श प्रतिरोध 0 नहीं हुआ तो जितनी धारा तुम्हारी एक्चुअल में है उतनी धारा नहीं मिलेगी, उससे कम धारा मिलेगी। तो धारा के मान में एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमारा अमीटर का जो आइडियल प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? 0। आदर्श प्रतिरोध 0 होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि ठीक है सर, पहला क्वेश्चन अमीटर परपथ में कैसा लगाया जाता है? सीरीज में। अमीटर का आदर्श प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? 0। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा, जन्म लेगा कि जो अमीटर होता है सर वो बनाया कैसे जाता है, इसका आदर्श प्रतिरोध 0 कैसे करते हैं? तो बच्चों अमीटर का आदर्श प्रतिरोध 0 करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे पास एक होता है गैल्वेनोमीटर। सर गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हमें इससे बनाना है अमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से अगर मुझे अमीटर बनाना होता है, ये डिवाइस होती है, तो मुझे प्रतिरोध को 0 करना पड़ेगा, मतलब बहुत कम करना पड़ेगा। प्रतिरोध को बहुत कम करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ध्यान सुनना, समांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कैसा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं? सर लो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिसको आप संट कहते हो, RSH। तो जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम लोग एक लो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि समांतर क्रम में हमेशा प्रतिरोध घट जाता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध हमेशा घट जाता है। अगर आप थोड़ा कम प्रतिरोध जोड़ोगे, और देखो समांतर क्रम की खूबी क्या है मैं बताऊं। मान लो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 1000 ओम था, सोच से देखिए 1000 ओम, और आपने समांतर में बहुत कम प्रतिरोध जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने जोड़ दिया सिर्फ 8 ओम, यानी लो रेजिस्टेंस जोड़ा समांतर क्रम में, और मैं इनका नेट रेजिस्टेंस पूछूं तो कह देना चूंकि दोनों समांतर हैं तो 8000 गुणे 8 और डिवाइड बाई 8000 प्लस 8 यानी 8008। देख लो सर ये जो मान आया है, ये मान जो है ना, ये मान 8 ओम से भी कम आया है भाई। ऊपर 8000 नीचे 8008। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम लो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो उसका जो आइडियल रेजिस्टेंस है सर वो बहुत कम हो जाता है, और बहुत कम हो जाता है। ये 8 ओम मैंने एग्जाम्पल तौर पे लिया था, ये 8 ओम मैंने एग्जाम्पल तौर पे लिया था। तो अगर मैं पूछूं कि अमीटर से गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनता है, तो कहना अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाते हैं।
समांतर क्रम में कैसा प्रतिरोध लगाते हैं, निम्न। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट लेते हैं ना मीटर के बारे में, यही 3 पॉइंट पूछे जाते हैं। पहले ये सिंगल गैल्वेनोमीटर था, अब जो है ये क्या बन चुका है, कह देना अब ये बन चुका है तुम्हारा अमीटर। अब ये क्या बन चुका है सर, अब ये बन चुका है अमीटर। बताइए बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कैसे ये अमीटर बना इस बात को समझ लीजिए है। चलो अब सेम यही कॉन्सेप्ट हमें वोल्ट मीटर में लगाना होता है, सेम यही कॉन्सेप्ट। बस इतना ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर क्या नापता है, कह देना वोल्ट मीटर सर नापता है वोल्टेज। क्या नापेगा, वोल्टेज, वोल्ट मीटर। तो बच्चों अगर वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है तो वोल्टेज कैसे नापना हो रहा है वो मैं पहले बता दूं। जैसे कि मान लीजिए मैं फिर से कह दूं कि मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है सर, इस रेजिस्टेंस को पिछला बार कितना माना था 4 ओम, चलो इस बार भी हम लोग 4 ओम ही मान लेते हैं। ये रेजिस्टेंस 4 ओम है। फिर मैंने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस के 4 ओम है, इसके मैंने एक बैटरी जोड़ दी, वो बैटरी मैंने कह दी 12 वोल्ट की है। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताइए, यहां से बहने वाली धारा कितने एम्पियर आ जाएगी, कह देना यहां से बहने वाली धारा हो जाएगी 12/4 यानी 3 एम्पियर। सर 3 एम्पियर की यहां से धारा बहेगी ऐसे, बताइए यहां से कितने एम्पियर की धारा बहेगी सर, 3 एम्पियर की ऐसे धारा बहेगी। मतलब मुझे 3 एम्पियर की धारा पता चल रही। अब मुझे क्या करना है, इनके स्रोत के बीच में वोल्टेज बताना है। तो आप ये बताओ प्रतिरोध के सिरों के बीच में अगर मैं वोल्टेज पूछूं कितना वोल्टेज होगा तो कह देना V बराबर IR लगा दो। हाँ, तो 3 जुड़े 4 12 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन 12 वोल्ट आया तो वोल्ट मीटर बताना भी तो चाहिए कितना वोल्टेज आएगा। तो वोल्ट मीटर क्या होता है बच्चों, वोल्ट मीटर हमेशा ध्यान रखना परिपथ के समांतर में लगाया जाता है। तो इसके समांतर में एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए, इसके समांतर में ऐसे। तो बच्चों वोल्ट मीटर हमेशा परपथ के कैसे लगाया जाता है, कह देना वोल्ट मीटर हमेशा परपथ के समांतर में लगाया जाता है, समांतर में हमें वोल्टेज बताता है। लेकिन हम लोग वोल्ट मीटर को कैसा बनाना चाहते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसा बनाना चाहते हैं कि यहां से जो भी धारा जाए, दो भी धारा जाए, वो पूरी की पूरी धारा इसी में निकल जाए 3 एम्पियर की। देखो मान लो यहां तक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, यहां से धारा निकली, कुछ धारा 3 एम्पियर की धारा में से 2.5 यहां चली रही, आधी यहां चली रही, 2.5 यहां आधी यहां, तो 2.5 एम्पियर चली रही, तो यहां का वोल्टेज हो जाएगा 4 × 2.5 जो कि 12 नहीं आ पाएगा। समझ रही बात को भाई, यहां से 3 एम्पियर गई और यहां 2.5 चली गई, तो यहां का वोल्टेज 4 × 2.5 10 वोल्ट। तो मतलब वही तो हो गया कि 12 वोल्ट आना चाहिए, 10 वोल्ट आ रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हमारा वोल्ट मीटर लगे उसका प्रतिरोध कुछ ऐसा होना चाहिए कि सारी की सारी धारा यहीं से बह जाए और पूरी की पूरी 3 एम्पियर जाए, वहां धारा ही ना जाए, और यहां धारा बिल्कुल ना जाए, यहां पर बहने वाली धारा पूरी तरह से 0 हो जाए। ये हम चाहते हैं वोल्ट मीटर में, और ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब इसका आइडियल प्रतिरोध क्या हो जाए, अनंत। भाई जहां प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, अनंत होता है सर, वहां पर धारा 0 हो जाती है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर में देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है सर, वोल्ट मीटर की सहायता से क्या नापते हैं, विभवांतर मापा जाता है। परपथ के कैसा लगाया जाता है, समांतर में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का आदर्श प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, जो कि मैंने बताया। अब आप ये मुझे बताओ, वोल्ट मीटर के आदर्श प्रतिरोध को हमें अनंत बनाना है, बहुत ज्यादा लेके आना है, तो गैल्वेनोमीटर में क्या चेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो कह देना कि अगर मुझे वोल्ट मीटर के प्रतिरोध को बहुत ज्यादा लेके आना है तो गैल्वेनोमीटर में आप क्या काम कीजिए सर, गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए, वो भी सीरीज में। सीरीज में कैसा लगा दीजिए सर, सीरीज में लगा दीजिए एक हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध जिसको बोलते हैं। तो अगर मैं एक हाई रेजिस्टेंस लगा देता हूं बच्चों सीरीज में, तो याद रखना सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देने के बाद इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और बच्चों जब इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो ये फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, गैल्वेनोमीटर। मतलब सॉरी, गैल्वेनोमीटर का नाम आ गया, ये बन जाएगा क्या सर, ये बन जाएगा तुम्हारा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये तो ये जो फाइनली डिवाइस बनती है, ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद सर इसी डिवाइस का नाम होता है सर वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर। तो आप लोग इसको कॉपी में लिखेंगे अच्छे से। क्या लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर के समांतर में अगर आपने लो रेजिस्टेंस लगाया है तो अमीटर बनेगा, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाया है तो वोल्ट मीटर बनेगा। ठीक है, ये दोनों में अंतर एकदम स्पष्ट कर लीजिए। अब कई बार वोल्ट मीटर की रीडिंग वगैरह से भी क्वेश्चन आए, जैसे कि इस बार जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो ग्रुप डी के पेपर में वोल्ट मीटर की रीडिंग से भी 2-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं बता देता हूं 1-2 एग्जाम्पल लेके, है ना, बड़े ध्यान से देखना। हालांकि मैंने इसको अपने क्वेश्चंस में ले रखा है, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस में नहीं है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लगभग कितने क्वेश्चन बनाए, 120 क्वेश्चन किए हैं, और 120 क्वेश्चन ना बड़े धमाकेदार क्वेश्चन होंगे, बहुत मजा आ जाएगा। देखो देखो, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास ये सब पहला वोल्ट मीटर हो गया, मैंने कहा ये मेरे पास दूसरा वोल्ट मीटर हो गया, ये तीसरा वोल्ट मीटर हो गया, एकदम ध्यान सुनना। और ये मेरे पास क्या है, एक ये वोल्ट मीटर हो गया। इस तरीके से मैंने ये वोल्ट मीटर लगा दिए, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। बच्चों ये तीनों वोल्ट मीटर, ये सारे जितने वोल्ट मीटर ये सब समांतर में है। कैसे बच्चों, समांतर में। और मैंने ये कह दिया कि यहाँ का वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V3 है, इसका वोल्टेज V4 है, ऐसे मैंने बना दिया। तो तुमसे कई बार पूछ लेता है कि V1, V2, V3 में, V4 में क्या संबंध सही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पर करना पड़ेगा कि देखो सर नेट वोल्टेज समांतर क्रम में बराबर होता है, तो समांतर क्रम में जो भी ब्रांच होगी उनमें नेट वोल्टेज कैसा होगा, बराबर। यानी पहली ब्रांच का नेट वोल्टेज, दूसरी ब्रांच का नेट वोल्टेज और तीसरी ब्रांच का नेट वोल्टेज बराबर होगा। तो बताइए ऊपर वाली पहली ब्रांच में नेट वोल्टेज कितना होगा, कह देना V1। दूसरी वाली ब्रांच में नेट वोल्टेज क्या होगा, V2 प्लस V4। और तीसरी वाली ब्रांच में नेट वोल्टेज क्या होगा, V3। आप देखिए सबसे पहली कंडीशन यही बन के आएगी, ये इसका निष्कर्ष है, हाँ, कि V1 बराबर V2 प्लस V4 बराबर V3। समझ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या बोल सकते हैं सर, और क्या बोल सकते हैं, V1 बराबर V3, नहीं, बस इतना ही बोला जा सकता है। V2 V4 अलग हो गए, ये श्योर है, उसी को हमने V1 के योगफल के बराबर कर दिया, है ना। तो इनमें से क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, ये बात आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी पिछली बार इसका एक सवाल पूछा गया था और बड़े आराम से लग जाता है, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, चलो, तो ये हमारा वोल्टेज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते। अमीटर की रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते, वो मैंने अभी उसमें लिए हैं, क्वेश्चंस में लिए हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा, तो कहना अभी हमने वोल्ट मीटर पूरा बना के समझा और अभी हमने समझ लिया अमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया है प्रैक्टिस के लिए, और इस क्वेश्चन में एक नहीं 2 बैटरी लगी हुई है। 2 बैटरी वाले सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, चलिए चेक किया जाए 2 बैटरी वाले सवाल। जैसे कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, यहां पर 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। बैटरी के भी खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, आंतरिक प्रतिरोध होते हैं। तो इस वाली बैटरी का 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध है और इस वाली बैटरी का 8 ओम आंतरिक प्रतिरोध है। बैटरी के खुद की भी आंतरिक प्रतिरोध होते हैं। तो बच्चों जब भी कभी 2 बैटरी एक साथ लगी होती है तो आपको बताना होता है कि बताइए उससे नेट धारा कितनी बहेगी, है ना। तो जब भी कभी 2 बैटरी एक साथ लगी हो तो आप ये देख लेते हो कि बैटरी से निकलने वाली धारा जो है समान दिशा में है कि विपरीत दिशा में। जैसे कि ये जो पहली बैटरी है 6 वोल्ट वाली बैटरी है, उससे धारा इस डायरेक्शन में जा रही है, ये देखो, ठीक है। और दूसरी वाली बैटरी 4 वोल्ट वाली बैटरी, उससे भी धारा देखो इसी दिशा में जा रही है, इसी दिशा में जा रही है। सर दोनों से निकलने वाली धारा समान दिशा में जा रही है, कैसी, समान दिशा में जा रही है। तो समान दिशा में जा रही है, इसीलिए इसकी जो नेट धारा होगी I, सर वो दोनों वोल्टेज की धारा देखो समान दिशा में जा रही है, इसलिए दोनों का वोल्टेज उठा के जोड़ दीजिए और नीचे जो है ना क्या कीजिए सर, नीचे नेट रेजिस्टेंस रख दीजिए, नीचे नेट है। तो बच्चों ये प्लस वाला फॉर्मूला कब लगाना है, कह देना प्लस वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब दोनों से निकलने वाली धारा समान दिशा में हो। मान लो ऐसा हो जाता, सोच रहे देखिए, ऐसा भी तो पॉसिबल था कि इसकी बड़ी वाली प्लेट यहां होती, छोटी वाली यहां, तो धारा ऐसे भी जा सकती थी इससे,
तब धारा विपरीत दिशा में हो जाती है। और बच्चों जब भी कभी धारा विपरीत दिशा में होती है तो याद रखना यहां पर नेट धारा आई निकालने का फॉर्मूला फिर E1 और E2 इनके वोल्टेज को घटाना होता है और बड़े वाले में से छोटा घटाना होगा, इसीलिए मैंने वहां पर लिखा हुआ है E1 अंतर E2, E1 अंतर E2। देखो तो बच्चों ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगाना है, कह देना ऊपर वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब धारा की दिशा कैसी हो, समान हो, जब धारा की दिशा समान हो। और ये कब लगाना है, जब धारा की दिशा विपरीत हो, जब धारा की दिशा विपरीत हो। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो निकाल ले सर है तो इसमें समान धारा है, समान धारा है तो बताइए दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 वोल्ट 4 वोल्ट जुड़ के 10 वोल्ट हो गया। अब नेट रेजिस्टेंस कैसे निकले, कह देना 10 ओम ये, 2 ओम ये, 8 ओम ये। ऐसे ही तो ये सब एक ही रास्ते में पड़ रही हैं, सीरीज हो जाएगा तो 10 प्लस 2 ओम एक्स्ट्रा 8 ओम एक्स्ट्रा, तो फाइनली मुझे बताइए 10/20 यानी 8/2 एम्पियर आ गया, 1/2 एम्पियर आ गया। चलिए तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब भी कभी धारा समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, 2 या 2 से अधिक बैटरियां लगी हो, तो हम लोग यहां पर इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगली हेडिंग किरचॉफ का नियम, है ना। तो ये नियम ना इनडायरेक्टली वैसे काफी यूज किया जाता है ना। हम लोग बिना इस नियम के कोई भी सर्किट को सॉल्व कर ही नहीं सकते। हम लोग एक्चुअली में ये वाले नियम को पढ़ चुके हैं, लगा चुके हैं, लेकिन बस फॉर्मेलिटी अदा करना बाकी है। तो बच्चों जब भी कभी हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम की, तो ध्यान रखना किरचॉफ ने बच्चों 2 नियम दिए थे। एक तो पहला नियम था, इसका जो पहला नियम है वो ध्यान रखना आवेश संरक्षण पे काम करता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ का पहला नियम आप बताइए किस संरक्षण पर काम करता है, तो आपको बताना है कि किरचॉफ का पहला नियम बच्चों आवेश संरक्षण पे काम करता है, दैट मीन्स चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है। ठीक है ना। अब ये पहला नियम है क्या, तो पहला नियम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई संधि है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई जंक्शन है, जंक्शन बोलते हैं या संधि बोल दीजिए, इसमें 2 धाराएं आपस में आ रही हैं। मान लीजिए ये धारा आई I1 I2, लेकिन निकलने वाली जो धाराएं हैं वो निकलने वाली धाराएं मैंने मान लिया I1 I2 I3, मतलब I3 I4 I5। ये तो आने वाली धाराएं मैंने सिर्फ 2 मानी और जाने वाली धाराएं 3। तो किरचॉफ के पहले नियम में ये बोला जाता है कि देखो भाई किसी संधि पर जो भी धाराएं आती हैं उनका योगफल जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होगा, है मतलब आने वाली धाराओं का योगफल दैट मीन्स I1 प्लस I2 बराबर जाने वाली धाराओं का योगफल यानी I3 प्लस I4 प्लस I5। आने वाली धाराओं का योगफल बराबर जाने वाली धाराओं का योगफल I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, इस बात को याद रखिए। कई बार ये स्टेटमेंट ऐसे भी दिया जाता है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। तो किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, यह है एक प्रकार से ये वाला फॉर्मूला, बीजगणितीय योगफल शून्य होता है और आने वाली धाराओं का योगफल बराबर जाने वाली धाराओं का योगफल ये ऊपर है। ठीक है, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। पहला नियम है परपट के किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। ठीक है, बताइए बात सबको क्लियर है। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, जैसे कि I1 I2 I3 I4 इन सभी में से मैं आपको 4 मान दे दूं, 5वां मान पूछ लूं तो बता सकते हो। अरे कई बार ये लोग क्या करते हैं कि एक नहीं 2 संधि बना देते हैं, इस तरीके से 2 संधि बना देते हैं। ये क्वेश्चन देखो आया हुआ सवाल है, जैसे कह देगा कि सर यहां से मान लीजिए 10 एम्पियर की धारा एंट्री थी, यहां से मान लीजिए 8 एम्पियर की धारा एंट्री थी। ओके, तो तुमसे कह देगा कि अगर सर ये वाली धारा, बहुत ध्यान सुनना, सर ये वाली धारा 4 एम्पियर की हो, ये वाली धारा 4 एम्पियर की हो, तो आप मुझे बताइए ये वाली धारा कितनी होनी चाहिए। डेट मीन्स इसको हमने I1 कह दिया, इसको हमने I2 कह दिया। I1 I2 का मान कितना होना चाहिए। तो यहां पर भी हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना होता है बच्चों, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इस संधि पे कौन कौन सी धारा आई, 10 और 8 आई, तो I2 का मान कितना हो जाएगा, 10 और 8 आई, इसलिए I2 तुम्हारा हो जाएगा 18 एम्पियर।
फिर जब यहां से 18 एम्पियर जाएगी जिसमें से 4 एम्पियर इधर चला जाएगा तो I1 कितना बचेगा सर, I1 बचेगा तुम्हारा 14 एम्पियर। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कहां पर क्या चीज हो रही है। ये देखो समझ में आ गया। तो बच्चों ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम है और किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम। बच्चों किरचॉफ का दूसरा नियम ना ये हमारे हाई लेवल की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस राशि के संरक्षण पे काम करता है। तो आप याद रखना किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। किस पर बच्चों, ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण पे काम करने वाला नियम है किरचॉफ का सेकेंड लॉ। अब इसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला, किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी बंद लूप में विभिन्न अवयव के सिरों पर विभवांतर का नेट बीजगणितीय योगफल जीरो होता है। अब विभिन्न अवयव का मतलब क्या, मान लीजिए कहीं पर रेजिस्टेंस आ गया, कहीं पर बैटरी आ गई, विभिन्न अवयव जितने भी हमारे विभिन्न अवयव हैं उन सारे अवयव का अगर मैं बीजगणितीय योगफल ले लूं, विभवांतर का बीजगणितीय योगफल, तो बच्चों विभवांतर का यानी वोल्टेज का जब बीजगणितीय योगफल शून्य होता है तो याद रखना ये हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम होता है कि वोल्टेज का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। ठीक है बच्चों, ये जो प्रश्न है ना ये इसे पॉज का नियम भी कहते हैं। बंद लूप के लिए ये सही है, बंद लूप के लिए कि बंद लूप में विभवांतर का बीजगणितीय योगफल हमेशा क्या होगा, शून्य। अब मान लीजिए लूप बंद नहीं हुआ, सवाल आ सकता है कि लूप बंद ना हो तो क्या होगा। तो पहले मैं आपको बंद लूप वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूं और फिर ओपन लूप वाला भी एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। जैसे कि ये बंद लूप आपको दिखाई दिया, देखो आप थोड़ा इस लूप को गौर से देखिए और मैं अभी ना इसमें से एक चीज हटा देता हूं, इसमें से एक चीज मैं हटा देता हूं। मान लीजिए ये तुम्हारे पास लूप है, इस लूप में मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूं, थोड़ी देख लिया, और ये बंद लूप है। बंद लूप आप साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर्किट पूरी तरह से क्लोज है, सर्किट ओपन नहीं है ना। अब इसमें देखो मैं किरचॉफ के नियम को लगाकर भी धारा बता सकता हूं, लेकिन पहले मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका क्या था वो मैं बता दूं। देखो आप गौर से देखिए, इसमें दो बैटरी लगी है, पहली बैटरी 10 वोल्ट की, दूसरी बैटरी 5 वोल्ट की, ये प्लस 2 ओम और ये 8 ओम। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए चित्र में परपथ में धारा का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो सर कि यहां से जो धारा निकलेगी वो इस डायरेक्शन में होगी और यहां से जो धारा निकलेगी, बड़ी वाली प्लेट से जो धारा निकलेगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब आप बताइए दोनों से ऐसे धारा ऐसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, दोनों से जा रही है। बच्चों अगर दोनों से इस तरह से धारा जा रही है इसका मतलब पता है क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि दोनों में धारा की दिशा समान है। अच्छा, जब भी कभी धारा की दिशा समान होती है तो क्या होता है, याद करो मैंने कहा था कि अगर धारा की दिशा समान है तो नेट धारा आई निकालने का फॉर्मूला होता है E1 प्लस E2, जब भी कभी धारा की दिशा समान हो, और नेट रेजिस्टेंस याद है नहीं याद है बताइए, है ना। तो इनका अगर मैं वोल्टेज का योगफल देखूं तो वोल्टेज का योगफल कितना है, 10 प्लस 5 यानी 15 वोल्ट, और नेट रेजिस्टेंस 5 प्लस 10 सर 5 प्लस 10 15 ओम, अरे देखो नहीं सॉरी 5 प्लस 10 तो नेट वोल्टेज हो गया, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस 2, ऐसे सीरीज में हो जाएगा ये सब सीरीज में हो रहा। धारा देखो ऐसे घूम के सब में जाएगी, तो 8 प्लस 10 यानी नेट रेजिस्टेंस हमारा 8 प्लस 2 10 ओम हो जाएगा, तो धारा का मान आ जाएगा 1.5 एम्पियर। ये देखो धारा की वैल्यू 1.5 एम्पियर आ गई, तो ये इसका सही आंसर है। बच्चों ये सवाल को सॉल्व करने का पहला मेथड है जो कि हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। लेकिन किरचॉफ के नियम से कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको। किरचॉफ के नियम में किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या कहता सर, किरचॉफ का सेकेंड लॉ ये कहा गया था कि किसी भी बंद पॉस में विभवांतर का नेट बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। विभवांतर का नेट बीजगणितीय योगफल सर शून्य होता है, यही तो बोला गया है ना। तो हम लोग को क्या करना होता है कि ढूंढना होता है। अब या तो आप क्लॉकवाइज ढूंढ लो या धारा एंटी क्लॉकवाइज ढूंढ लो, जैसे भी ढूंढो है। बस आप ये मान लीजिए कि धारा की दिशा सर ये है धारा दिशा, ऐसे धारा बह रही है ना, ये है धारा दिशा, ओके, ये धारा की दिशा ऐसे बह रही है। तो आप चाहे धारा की दिशा में ढूंढ लीजिए या धारा की विपरीत दिशा में ढूंढ लीजिए, बात बराबर है। ओके, अब देखो कैसे करना है
सबसे पहले मैंने मान लीजिए तो कैसे भी घूमिए, मान लीजिए मैं धारा की दिशा में घूमना चाहता हूं, ऐसे घूमना चाहता हूं, तो बच्चों किसी भी एक बिंदु को पकड़ लीजिए, जैसे कि मैं याले बिंदु को पकड़ लूं और याले बिंदु से ऐसे घूमिए। फिर तो आपको मैं बता दूं, जब भी कभी हम लोग रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में धारा की दिशा में जाते हैं तो प्रतिरोध क्या करता है, वोल्टेज को खा जाता है, वोल्टेज में कमी कर देता है। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, इस रेजिस्टेंस में हम बिंदु ए से ढूंढना शुरू कर रहे हैं, ए से ऐसे घूमेंगे तो 8 ओम का रेजिस्टेंस और इस पे जाने वाली धारा का मान कितना है, आई, जो कि मुझे निकालना है। तो बताइए इसमें कितना वोल्टेज हो जाएगा, 8 गुणे आई, भाई V बराबर आई आर, आई इंटू आर। लेकिन जब धारा की दिशा में चलते हैं अगर किसी प्रतिरोध में, तो धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध में वोल्टेज की कमी आ जाती है बच्चों, प्रतिरोध वोल्टेज को खा जाता है, कम कर देता है। तो जब आप धारा की दिशा में चलते हो तो वोल्टेज में कमी आती है, जिसकी वजह से वोल्टेज का मान धारा की दिशा में चलने पर 8 इंटू आई माइनस में लेना है, ये माइनस हो गया, चिन्ह सहित लेना है आपको। फिर ऐसे चलते जाइए चलते जाइए, फिर देखिए माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर जा रहा है, वोल्टेज है 5 वोल्ट, लेकिन माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। सर माइनस से प्लस की ओर जा रहा, माइनस से प्लस की ओर मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा, और जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो सीधा सीधा 5 वोल्ट, और डायरेक्ट वो वोल्ट है 5 वोल्ट, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे ये धारा आई, तो बच्चों आप ऐसे तो घूम रहा है ऐसे, तो हम लोग अभी भी धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, और धारा की दिशा में हमेशा वोल्टेज में कमी आती है, वोल्टेज कितना हो जाएगा, माइनस का 2i। फिर माइनस से प्लस वाली प्लेट की ओर आएंगे तो प्लस का 10 वोल्ट शुड बी इक्वल टू 0। और ऐसा करते हुए जब आगे ए पॉइंट पर आ जाएंगे तो ए पॉइंट पे पहुंच चुके, यानी बंद पॉज हो गया, बंद पॉज हो गया तो 0 बराबर कर दो। बस इतना याद रखना, धारा की दिशा में हम लोग वोल्टेज का मान निकालते समय माइनस लेते हैं, और धारा की विपरीत दिशा में चलना है तो प्लस ले लेते हैं। कॉपी में लिख लो ना इस चीज को, है ना। और बाकी बैटरी में तो आसान है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है यानी वोल्टेज बढ़ गया, प्लस ले लीजिए, प्लस से माइनस की ओर आ रहा है वोल्टेज घट गया, माइनस ले लीजिए, है कि नहीं। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, सर यहां से जो मुझे नजर आ रहा है वो 10i बराबर 15, तो बताइए आई बराबर कितना हो जाएगा, सर आई बराबर हो जाएगा 1.5 एम्पियर। सर ये मेरा धारा आई पता चल रही, धारा आई बराबर हो जाएगा 1.5 एम्पियर। चेक कीजिए, आया भैया आंसर। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठेगा कि सर ये तो बड़ा आसान था, मैंने कहा बिल्कुल आसान था, लेकिन इसको भी पढ़ लो, बस पढ़ लीजिए। है मैं इसका एक ओपन सर्किट वाला क्वेश्चन भी बना के सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको ओपन सर्किट भी समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, फिर यहां पर इस तरीके से ये बैटरी लगी है, फिर ये कोई रेजिस्टेंस है, ऐसे मैंने रेजिस्टेंस और फिर आगे एक बैटरी और लगा दी, ऐसे ये लीजिए, ठीक है, ऐसे मैंने बैटरी लगा दी। रेजिस्टेंस भी मान लेते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट ए है, ओके, और लास्ट वाला पॉइंट मैंने कह दिया बी। ये मैंने ओपन सर्किट बनाया, समझिए ओपन सर्किट है बच्चों, ये ओपन सर्किट है। अगर ये क्लोज होता तो ए और बी हाँ बराबर होते। तो मैं एक काम करता हूं ना, ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में ए और बी पर विभवांतर बराबर नहीं होंगे, तो मैंने एक काम किया, यहां पर रेजिस्टेंस को 2 ओम कह दिया, इस बैटरी को 10 वोल्ट की बैटरी कह दिया, सर इसको 4 ओम का रेजिस्टेंस कह दिया, और इसको 6 वोल्ट की बैटरी दे दिया। समझ रहे हैं बात को, कहां पर पॉजिटिव प्लेट है कहां पर नेगेटिव, ये आपको दिखाई दे रहा है। सर ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव टोटी छोटी है बड़ी है, ये बड़ी है छोटी है, देखो। और मैंने ये कह दिया कि इसमें जो धारा बह रही है, धारा को मैंने इस डायरेक्शन में मान लिया, है ना, धारा वैसे इस डायरेक्शन में सही है, धारा इस डायरेक्शन मान लिया, और धारा आई का जो मान है वो भी मैंने आपको मान लिया 4 एम्पियर या 8.5 एम्पियर मान लो। तो तुमसे पता क्या बोला जाएगा, तुमसे बोला जाएगा ए और बी के बीच में विभवांतर बताइए, ए और बी के बीच विभवांतर बताइए। तो होता क्या है कि हमें चलना होता है, मान लीजिए हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो धारा की दिशा में चलना है तो पॉइंट ए पर थे पहले, अब धारा की दिशा में चलना है, देखो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास यहाँ 50 रुपए थे, जहां जहां रुपए बढ़ेंगे वहां जोड़ लीजिए, जहां रुपए घटेंगे वहां घटा दीजिए, फिर फाइनल आपको पता चल जाएगा कितने रुपए है। सेम तरीके से जब आप बिंदु ए पढ़ते हैं तो वहां पर वोल्टेज था वी ए, अब धारा की दिशा में आप चलोगे तो बताओ कितना वोल्टेज में कमी आएगी, वृद्धि आएगी। तो धारा की दिशा में चलने पर वोल्टेज में कमी आती है,
तो टमी आती है तो 0.5 इंटू 2 कर दीजिए, टमी आपको पता चल जाएगी। तो 0.5 इंटू जब 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो टमी 8 वोल्टेज की हो रही, इसलिए -1। सर यहां देखिए तो यहां माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, वोल्टेज बढ़ जाएगा इसलिए +10, पूरा 10 वोल्टेज है, वहां मल्टीप्लाई नहीं करना। सर धारा, ये वाली धारा भी यहीं जाएगी 0.5 एम्पियर की, तो धारा की दिशा में ही जाएंगे। और धारा की दिशा में जाने का क्या मतलब हुआ? सर धारा की दिशा में जाने का मतलब हुआ सर वोल्टेज में कमी आएगी। तो धारा की दिशा में गए, वोल्टेज में कमी, 4 × 0.5 कितना हो जाएगा सर 2, धारा की दिशा में माइनस लगा दो, फिर यहां प्लस से माइनस जा रहा है बैटरी में, तो यानी बैटरी में प्लस से माइनस जा रहा है, यानी वोल्टेज घटेगा, और वोल्टेज जब घटता है मेरे भाई तो -6 लगा दो। अब बराबर करके फाइनली पॉइंट बी पर पहुंच रहे। तो ओपन सर्किट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, वो इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे, देख लो, है ना। तो ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, तो थोड़ा एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 10, 6 2 8, और ये कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा +1 = VB। तो अगर मुझे ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी VA - VB चाहिए, तो ये, या VB - VA निकाल देते हैं ना हम लोग, VB - VA कर देते हैं, तो VB - VA निकाला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, तो VB - VA का मान 8 वोल्ट आ गया यहाँ पर, ये देखो। तो ओपन सर्किट के सवाल कैसे लगाए जाते हैं ये आपने सीख लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह का एक और सवाल पूछा जाता है, भैया शॉर्ट सर्किट क्या होता है, और इसके अलावा होता है ओपन सर्किट। बच्चों 2 सर्किट और आते हैं, एक होता है शॉर्ट सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। ये भी ओपन सर्किट ही है, लेकिन मैं दूसरे तरह का ओपन सर्किट बता रहा हूं। पहले ओपन सर्किट सुनिए। ओपन सर्किट में देखिए क्या होता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास ये कोई बैटरी है, मैंने कहा मेरे पास ये बैटरी है, ठीक है, और इस बैटरी में मैंने इस तरीके से पहला रेजिस्टेंस लगाया, ये मैंने यहां पर दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, फिर मैंने यहां पर ये तीसरा रेजिस्टेंस लगाया। लेकिन जब तीसरा रेजिस्टेंस लगाया तो इस तरीके से मैंने यहां पर इसको ओपन कर दिया, ये ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है, यहां पर ओपन कर दिया। बहुत ध्यान सुनना। और यहां पर जो है ना, इसको मैंने कह दिया कि सर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और बैटरी तो मैंने कह दिया 20 वोल्ट की बैटरी है। तो फिर आपको बताना होगा कि बताइए इसमें जो बहने वाली धारा होगी वो कितनी होगी, यानी यहां से कितनी धारा निकलेगी, यहां से धारा आई का मान बताइए। तो बच्चों ये हमारा ओपन सर्किट का सवाल है। हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कभी सर्किट ओपन होता है तो जहां पर सर्किट ओपन होता है कभी भी वहां धारा नहीं बहती। मतलब यहां से धारा बहेगी जरूर, परंतु वो धारा जो है यहां से जाएगी, फिर यहां जाएगी, आगे बढ़ते हुए फिर यहां आएगी। लेकिन जो धारा यहां से जाएगी ऐसे, सर्किट तो ओपन है, तो धारा जंप थोड़ी ना कर जाएगी। तो इसका मतलब जिस ब्रांच में सर्किट ओपन होता है बच्चों, वहां पर कोई धारा नहीं जाती। इसका लॉजिक ये है कि यहां पर कोई धारा नहीं जाएगी। तो आप इस रेजिस्टेंस को हटा के सोचेंगे, इस रेजिस्टेंस को हटा के सोचेंगे, तो 4 और 4 बच्चों, 4 और 4 दोनों हमारे समांतर क्रम में हो गए, और जब 4 और 4 समांतर क्रम में हो गए तो इनका नेट रिजल्टेंट परिणामी जो प्रतिरोध बताया जाएगा 4 और 4 का समांतर 2 ओम, जिसकी वजह से नेट धारा जो बताई जाएगी वो नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, समझो। तो इसी वजह से धारा का मान बताया जाएगा 10 एम्पियर। चेक कीजिए, समझ में आया? क्लियर है? तो ये हमारा ओपन सर्किट का एक एग्जांपल था। ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें धारा ना जाए किसी ब्रांच में जहां जो ओपन हो। अच्छा, अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये भी सुनिए। जैसे कि मैंने कह दिया कि सर मेरे पास फिर से एक ये बैटरी है, मैं बैटरी का वोल्टेज अभी बताऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर मैंने यहां पर क्या किया, एक रेजिस्टेंस ये बना दिया, एक रेजिस्टेंस ये बना दिया, और यहां ऐसे सीधे लाइन खींच दी इस तरीके से, ये देखो, और एक आगे भी मैंने एक इस तरीके से रेजिस्टेंस बना दिया, ये देखो ऐसे, ठीक है, मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया। ओके, यहां पर मैंने कह दिया कि सर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का है, सर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये तुम्हारा 4 ओम का रेजिस्टेंस मान लिया, और यहां पर मैंने फिर से 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। हाँ, अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें इससे बहने वाली धारा कितनी होगी।
आइटम मान बताइए। तो बच्चों ये सर्किट ना हमारा शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है सर? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि जहां से धारा पूरी तरीके से गुजर जाए। मैं बताता हूं कैसे, देखो आप थोड़ा डॉट से देखिए, 2 और 2 तो समांतर में, लेकिन इसी के पैरेलल में यहां एक सेंट्रल लाइन, यानी यहां पर रेजिस्टेंस 0 है। सर याली ब्रांच में रेजिस्टेंस यानी याली लाइन में रेजिस्टेंस 0 है। तो पता है होगा क्या सर? होगा कुछ ऐसा कि यहां से धारा निकलेगी, फिर जाएगी ऐसे ऐसे, लेकिन यहां से जाने के बाद ऊपर और यहां पर कोई धारा नहीं जाएगी। भाई धारा तो वहां जाती है ना जहां पर प्रतिरोध सबसे कम मिलता है। तो प्रतिरोध सबसे कम कहां मिल रहा है सर? R बराबर 0 यहां मिल रहा है। तो जितनी भी धारा जाएगी वो ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए फिर यहां निकल के ऐसे जाएगी। मतलब धारा को जाने के लिए कम से कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता चुनना होता है, और कम से कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता ये ऊपर वाले में कोई नहीं है ना। तो बच्चों इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, यानी ये सर्किट यहां से शॉर्ट हो गया। तो बताइए इसके पूरे रास्ते में धारा को कितना रेजिस्टेंस झेलना पड़ा? तो सिर्फ और सिर्फ 4 ओम का झेलना पड़ा है सर। 2 और 2 में तो धारा गई नहीं, तो नेट वोल्टेज तुम्हारा 20 और 4 ओम का रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से बताइए हमारा जो है धारा कितनी हो जाएगी? तो कह देना 5 एम्पियर। तो इस वाले सवाल में धारा का मान कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट सर्किट में जहां से शॉर्ट होता है वहां पर धारा अधिकतम हो जाती है, और जहां पर ओपन होता है वहां पर धारा 0 हो जाती है। इसमें कोई धारा नहीं रही भाई, इसमें धारा का मान कितना है? 0। और जहां से शॉर्ट है वहां पर धारा कैसी हो रही? अधिकतम। तो आप कॉपी में ये नोट डाउन करेंगे कि शॉर्ट सर्किट में जिस ब्रांच में शॉर्ट होता है वहां धारा अधिकतम होती है, और जहां पर ओपन होता है वहां पर धारा 0 होती है या मिनिमम होती है। ठीक है। तो बच्चों ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट पे भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको लगा सकते हैं किसी तरीके से। ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने इसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली है ना। अब बाकी बचे इसके क्वेश्चंस। तो मैंने जहां तक ना इसके क्वेश्चन ना 120 किए हैं। अब 120 को मैं अगर एक ही वीडियो में कर दूंगा 120 तो वो बड़े लंबे चौड़े हो जाएंगे, 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, इन 120 क्वेश्चन को 2 लेक्चर में डिवाइड करूंगा। पहला जो लेक्चर होगा वो 60 क्वेश्चन का होगा, और अगला भी जो होगा वो भी 60 क्वेश्चन का होगा। ठीक है। तो 60 क्वेश्चन में भी अप्रॉक्स मुझे 2 घंटे वैसे ही लग जाएंगे 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कम से कम वो भी। ठीक। तो 4 घंटे का सोल्यूशन ऑलरेडी हो जाएगा है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन के साथ। इसका नोट्स जरूर तैयार कर लेना भाई, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।